हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए पेडागोजी की क्लास। सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था। ये सिद्धांत किसने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है थॉर्नडाइक, बी में दिया है कॉल्ब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गार्डनर और डी में दिया है विलियम हरमन। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक। परीक्षण और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने अपने अधिकांश सिद्धांत जो है बिल्ली पर परीक्षण करके दिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अपसारी चिंतन क्या परीक्षण करता है। तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत क्या परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक व्यक्ति की विशिष्टता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक सही उत्तर और डी में दिया है स्मृति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपसारी चिंतन के अंतर्गत एक व्यक्ति के अंदर क्या विशिष्टताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है। तो क्या इसकी अनुमानित आयु होती है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ठोस परिचालन चरण की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 से 7 वर्ष होती है, 12 से 14 वर्ष, 0 से 12 वर्ष या 7 से 12 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ठोस परिचालन चरण की। तो परिचालन चरण जो होता है ये कब होता है, ये होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी यहाँ से 7 से 11 वर्ष आप इसको बोल सकते हैं। पर यहाँ पर 11 वर्ष का ऑप्शन नहीं दिया तो 7 दिया है, तो आप इसको 7 से 12 वर्ष मानेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अप्रैल 2009, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जून 2009, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अप्रैल 2010 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जून 2010। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। RTE जिसको बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, या इसको आप बोल सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये कब लागू हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ और था ये पारित हुआ था 2009 में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है निम्न में से किसे अनुमानी पद्धति भी कहा जाता है। तो अनुमानी पद्धति किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है खोज पद्धति, बी में दिया है परियोजना पद्धति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समस्या निवारण पद्धति और डी में दिया है व्याख्यान पद्धति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्या निवारण पद्धति को अनुमानित पद्धति भी कहा जाता है या अनुमानी पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है भारत में स्कूल शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। भारत में स्कूल शिक्षा को मोटे तौर पर 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है शून्य पाठ्यक्रम क्या है। तो शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य है, पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते हैं, पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वो पाठ्यक्रम होता है जिसको शिक्षक नहीं सिखाते हैं। सारी चीज़ें स्कूल में सिखाना या शिक्षक को सिखाना ही संभव नहीं होता है। कुछ चीज़ें बच्चा अलग से बाहर से भी सीखता है। तो यहाँ पर इस पाठ्यक्रम को ईजर ने जो नाम दिया है अंतर्निहित पाठ्यक्रम दिया है या शून्य पाठ्यक्रम नाम इन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है पाठ्यक्रम के निर्धारांक क्या हैं। तो पाठ्यक्रम के निर्धारांक क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उद्देश्य, पद्धति या मूल्यांकन, बी में दिया है बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संरचना, विकास, कार्यान्वयन
ऑप्शन नंबर डी में दिया है व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक जरूरतें। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। ये जो है पाठ्यक्रम के निर्धारक हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो किन विधियों का उपयोग बच्चे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुकूलन विधि, बी में दिया है शास्त्रीय अनुकूलन विधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सक्रिय अनुकूलन विधि और डी में दिया है परीक्षण और त्रुटि विधि। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परीक्षण और त्रुटि विधि का प्रयोग जो है बच्चे गणित की पहेलियों को हल करते हुए करते हैं। उनको उसमें परीक्षण की जरूरत पड़ती है, बार बार वो त्रुटियाँ करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है मौजूदा लिंग हिंसा और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीति और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लिंग संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिंग समानता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लिंग तुल्यता और डी में दिया है लिंग समता। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंग संवेदनशीलता। मौजूदा लिंग हिंसा और मुद्दों को समझने तथा इन्हें रणनीति और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है प्रत्येक एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। तो क्या प्रत्येक समाज की और संस्कृति की विशेष उपज होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देश, बी में दिया है राष्ट्र, सी में दिया है राज्य और डी में दिया है भाषा। करेक्ट हो जाएगा भाषा। प्रत्येक भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। तो भाषा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौखिक, बी में दिया है श्रवण, सी में दिया है पठन और डी में दिया है लिखना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखना। अगर आप चित्र बनाते हैं तो उसको आप पेंसिल से हाथ से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप भाषा का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व मानेंगे तो वो कैसे होंगे। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप चित्र भी हाथ से बनाते हैं और लिखते भी हाथ से ही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौलिक अवधारणा और गणित की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नियमितता, अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसी आदतों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दैनिक जीवन में अवधारणा और प्रक्रियाओं का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्यार्थियों में गणित के लिए रुचि और आत्मविश्वास विकसित करना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, गणित के अनुप्रयोग कौशलों की हो रही है। आप गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना ही गणित के कौशल कहलाते हैं, गणित के कौशलों का अनुप्रयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ इट, ईच एंड एवरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह के वाक्यांश कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेरिकी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारतीय अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी और डी में दिया है स्वदेशी अंग्रेजी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये स्वदेशी अंग्रेजी के अंतर्गत नहीं आते, ना ही ऑस्ट्रेलियाई और ना ही अमेरिकी अंग्रेजी। ये भारत में बोले जाने वाली अंग्रेजी है, जो भारत से कुछ भाषा के शब्द लिए गए हैं और कुछ बाहर की भाषा से भी लिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय अंग्रेजी भाषा के ये शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया है भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है। तो किसको ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है। तो ग्रहण करना अर्थात किसी चीज़ को लेना। तो चलिए इसको जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोलना और लिखना। तो यहाँ पर बोलना जो है ये ग्रहण नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये उत्पादन किया जा रहा है और लिखना भी उत्पादन कौशल के अंतर्गत आएगा, तो ये नहीं होगा। बी में दिया है सुनना और बोलना। सुनना ग्रहणशील कौशल है पर बोलना जो है ये उत्पादन कौशल में आता है, ये नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी में दिया है पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना जो है ये ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आता है, जबकि लिखना जो है ये उत्पादन कौशल के अंतर्गत आता है, अर्थात आप यहाँ पर कोई चीज़ लिख रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है सुनना और पढ़ना। आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं अर्थात उसको ग्रहण कर रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़कर भी आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ना और सुनना जो है ये ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत ही आता है, अर्थात कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रहण की जा रही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। तो भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में किसको माना जाता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शब्दावली का उपयोग करना, बी में दिया है वाक्तव्य को समझाना, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपने शब्दों में केंद्रीय विषय बताना, और डी में दिया है प्रभावी ढंग से पढ़ाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाक्तव्य को समझाना जो है भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। अगर आप अपने वक्तव्य को ही नहीं समझा पा रहे हैं तो आप भाषा को समझाने के उद्देश्य के रूप में उसको नहीं रखेंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात हो जाती है कि आप अपनी भाषा को या अपने वाक्य को जो आपने बोला है वो सामने वाला समझ जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है भाषा अधिग्रहण क्या है। तो भाषा अधिग्रहण के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाषा चेतन अवस्था में सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाषा अचेतन रूप से सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाषा के नियमों को सीखना, और डी में दिया है भाषा की अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा अधिग्रहण जो है भाषा को अचेतन रूप से सीखा जा सकता है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप भाषा को पर्टिकुलर क्लास में ही जाकर सीखें या भाषा की ही क्लास में सीखें। भाषा अचेतन रूप से सीखी जाती है, इसका अर्थ है कि आप किसी और कक्षा में भी भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे गणित करते हैं तो आप उसमें इंग्लिश भाषा की टर्म भी यूज़ करते हैं और हिंदी के कुछ शब्द भी बोलते हैं, तो वहाँ पर दोनों भाषाएं आप सीख रहे हैं। साथ ही अगर आप बाहर किसी से बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा जो है अचेतन रूप से भी सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। तो छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किताब को जोर से पढ़ना, बी में दिया है कहानियाँ सुनाना। किताब को जोर से पढ़ना, तो यहाँ पर श्रवण कौशल नहीं है। श्रवण का अर्थ होता है सुनने वाला कौशल विकसित हो, बच्चे अच्छे से चीज़ों को सुन पाएँ। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कहानियाँ सुनाना, तो कहानी सुनाने में भी यहाँ पर श्रवण कौशल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्रवण अभ्यास देना, और डी में दिया है यहाँ पर फिल्में देखना और संवाद सुनाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। श्रवण अभ्यास देना जो है ये श्रवण कौशल के विकसित करने के रूप में देखा जा सकता है। तो श्रवण अभ्यास देना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीख सकते हैं। तो बच्चे मातृभाषा के अलावा जो भाषाएं सीखते हैं वो किस तरह से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है औपचारिक शिक्षा, उनको औपचारिक शिक्षा दी जाए, केवल उनको कक्षा में ही सिखाया जाए, विद्यालय में सिखाया जाए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है समकक्ष समूह प्रभाव में, कक्षा में सीखना या घर पर सीखना। तो बात हो रही है मातृभाषा के अलावा भाषा सीखना, तो बच्चे कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समकक्ष समूह प्रभाव में बच्चे भाषा सीख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में 2 बच्चे हैं, एक इंग्लिश बोलता है और एक मराठी भाषा अच्छी बोल लेता है। अगर आप उन दोनों बच्चों को साथ में बिठाएंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो कुछ मराठी के शब्द सीख चुका है, मराठी वाला बच्चा है वो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे से भी भाषा को सीखते हैं, अर्थात समकक्ष समूह में भी बच्चे भाषा को इजीली सीख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, समकक्ष समूह प्रभाव। नंबर 20 में यहाँ पर दिया है एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं। कक्षा कैसी है, पारंपरिक शिक्षक के निर्देशन में चल रही है। नंबर ए में दिया है बच्चों की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती, बी में दिया है निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बच्चे पहल करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जिसमें केवल शिक्षक निर्देश देता है, ऑपरेट करता है कक्षा को, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर निष्क्रिय शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही है। ऐसी कक्षा हमें देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है तो आप उसे एक नई भाषा सिखाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। तो आप उसको प्रेरित कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, साथियों को नई भाषा सिखाने में उनकी मदद करने के लिए कहेंगे, अनुवाद की विधि का प्रयोग करेंगे, भाषा की किताबें प्रदान करेंगे या उसे उसकी भाषा में बातचीत करने की अनुमति देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। नंबर ए हो जाएगा, साथियों को नई भाषा सिखाने में उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का तरीका है। तो किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्यभट्ट, बी में दिया है अरस्तु, सी में दिया है कांत और डी में दिया है लोके। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोके। लोके ने कहा कि गणित जो है मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो कौन सी रणनीति को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चिंतन युग्मन आदान प्रदान तकनीक, बी में दिया है उच्च स्तरीय चिंतन, सी में दिया है गतिविधि आधारित शिक्षण और डी में दिया है पूछताछ आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24 में यहाँ पर दिया है, पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या है। तो क्या बाधाएं यहाँ पर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षकों की कमी। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट है, पर्यावरणीय शिक्षकों की जो है कमी है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कठोर विशेषज्ञता। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षकों की कमी। तो शिक्षकों की कमी नहीं है पर योग्य शिक्षकों की कमी अवश्य है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अंतर अनुशासनिक प्रकृति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। अंतर अनुशासनिक प्रकृति यहाँ पर लागू होती है, इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में बाधाएं आती हैं। नंबर ए, बी और डी जो है ये करेक्ट हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ए बी डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर दिया है, सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। तो ये किस शिक्षण के अंतर्गत आता है, किसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पर्यावरण अध्ययन, बी में दिया है पर्यावरण शिक्षा, सी में दिया है पर्यावरण प्रभाव अध्ययन और डी में दिया है पर्यावरण इंजीनियरिंग। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं। बच्चा मानव कल्याण के बारे में जागरूक हो सके, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझ सके, ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ पेडागोजी की प्रैक्टिस क्लास भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सीटेट अपर एंड प्राइमरी लेवल की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।